नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज़ अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज के एपिसोड में देखेंगे संकेत वाचक चिन्ह, जिसको डिमॉन्स्ट्रेटिव साइन भी कहते हैं। तो वास्तव में डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? जैसे हम पास की वस्तु को ये, दूर की वस्तु को वो, इस तरह से संबोधित करते हैं। इसी तरह से इसको अगर अंग्रेजी में व्यक्त करना होगा तो पास के शब्द को कहेंगे दिस, दूर के शब्द को कहेंगे दैट कहेंगे। तो प्राचीन मिस्र की भाषा में इस डिमॉन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक चिन्हों का उपयोग किया जाता था, जिसकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। तो आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एपिसोड में मैंने इस चिन्ह को बताया था। इस चिन्ह का अर्थ मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। नोबल मैन होता है। नोबल मैन अर्थात किसी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नोबल मैन कहते हैं। लेकिन इसको बताने में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी। मैंने इसको आपको सेपस लिख दिया था, सेपस, लेकिन वास्तव में ये सपस नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये है शेपस है, शा प और सा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मैंने गलत बता दिया था इसके लिए मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूँ। तो चलते हैं पहले प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेटिव चिन्ह की तरफ। तो पहला जो चिन्ह है वो आपको प्रदर्शित करता है एक पास की वस्तु, जिसे हम यह कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं दिस कहते हैं। लेकिन अब प्राचीन मिस्र की भाषा लिपि में ये चिन्ह जेंडर के हिसाब से, लिंग के आधार से तथा एक वचन और बहुवचन के हिसाब से बदल जाते थे। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले चिन्ह में आप देख रहे हैं कि एक जो साइन बना हुआ है, जो चिन्ह बना हुआ है, उसको हम पैर कहते हैं। और पैर का अर्थ होता है घर या होम। अब जो अगला चिन्ह आप देख रहे हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पेन से, पी और एन, या पा और ना से मिलकर बना हुआ है। तो वास्तव में इस पेन का अर्थ होता है यह, या अंग्रेजी में दिस होता है। तो इसका अर्थ होगा पेन पैर, पेन पैर। और पेन पैर का अर्थ होगा दिस हाउस, या यह घर होगा। अब अगले चित्र में देखिएगा कि यहाँ पर, इस चित्र को मैं कई बार इस चिन्ह को बता चुका हूँ कि ये चिन्ह क्या है, हेमेट है। हेमेट, और हेमेट का अर्थ होता है वुमेन होता है, स्त्री होता है, या वाइफ होता है। अब क्योंकि ये चिन्ह स्त्रीलिंग है तो इसको पेन की स्थान पर, जैसे मैंने पहले बताया था, इसको टेन से व्यक्त करते हैं। तो इसका अर्थ हो गया, इसको हम लिखेंगे टेन हेमेट लिखेंगे। और टेन हेमेट का मतलब होगा दिस वुमेन, WOMAN, यह स्त्री, या दिस वुमेन। अब अगले चित्र में, पिछले में मैंने पुल्लिंग में बताया था, तो वहाँ पर क्या था, एक घर था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कई घर हैं। क्योंकि घर के इस पेन के साइन के साथ में, पेन के साइन के साथ में क्या है, 3 स्ट्रोक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कई घर या हाउसेस। अब क्योंकि ये बहुवचन है और ऊपर से क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, तब उसके बाद में हम क्या जोड़ेंगे, इसके बाद में हम इपेन जोड़ेंगे। तो अब क्या होगा कि दिस का उपयोग करते हैं
एक वचन के लिए, तो बहुवचन के लिए क्या यूज़ करेंगे, दीज यूज़ करेंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा पेन ई पेन हो जाएगा, और पेन ई पेन का अर्थ होगा दीज हाउसेस। अब अगले चित्र में जो शब्द है वो शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, लेकिन कैसा है ये यहाँ पर अब फिर से बहुवचन हो गया। तो इसका एक वचन क्या था, स्त्री, इसका बहुवचन क्या होगा, स्त्रियाँ। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, जो एक वचन था उसको कहेंगे वुमेन कहेंगे, MAN लगाएंगे। और जब बहुवचन हो जाएगा तो क्या स्पेलिंग होगी इसकी, WOMEN होगा। लेकिन अब पिछले में जब बहुवचन पुल्लिंग था उस पर क्या था, वो इपेन था। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर एक टी, जैसा आप देख रहे हैं, एक टी इसमें अलग से जुड़ जाएगा। तो ये शब्द क्या बनेगा, अब की ये बनेगा इप्टेन बनेगा। तो इप्टेन का भी अर्थ वही होगा, स्त्रीलिंग बहुवचन में दीज होगा। तो इसका अर्थ होगा हेमेट, हेमवूत हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा शब्द है, ये बहुवचन है। तो ये बनेगा हेमवूत, इप्टेन बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, दीज वुमेन, WOMEN, वुमेन हो जाएगा। अब कई बार इस लिपि में निर्जीव चीज़ों को दिस दिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसमें आप देख सकते हैं दो पौधे जैसी संरचना है। तो इसको बोलते हैं, लिखते हैं नैन, लिखते हैं दो बार ना या एन लिखेंगे तो ये बन जाएगा नैन हो जाएगा। और नैन का अर्थ होता है देसी या यह। तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका था कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा नसू बनेगा, और ये क्या बनेगा, पैर। और लिखेंगे क्या इसको, पैर नसू। और पैर नसू का मतलब मैं बता चुका था, हाउस ऑफ किंग, राजा या फेराओ का घर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, राजा का घर पैलेस कहलाता है, महल कहलाता है। और नैन का अर्थ क्या होगा, नैन का अर्थ हो जाएगा दिस। तो इसका अर्थ होगा दिस पैलेस। लेकिन इस नैन शब्द का उपयोग बहुत ही कम किया गया है, जिसका हम आगे जब उदाहरण हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे आगे इसका उपयोग कैसे होता है। अब अगला जो डिमॉन्स्ट्रेटिव चिन्ह के बारे में बता रहा हूँ वो क्या है, दूर की वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो दूर की वस्तुओं को हिंदी में हम कह देते हैं वो या वह कह देते हैं। तो और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं दैट कहते हैं। और जो बहुवचन होता है दैट का क्या बन जाता है, दोज बन जाता है। एकदम आसान है। तो इस उदाहरण में देखिए, तो फिर इसमें क्या है, पहला शब्द जो बनेगा फिर पैर बनेगा। मैंने सारे उदाहरण एक ही वस्तु या एक ही विषय पर लिया हुआ है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अब पैर के साथ में क्या है, एक शब्द ये पा बनेगा, ये फा बनेगा। तो ये क्या बनेगा, पैफ बनेगा, पी और एफ। तो इसको लिखेंगे पैर, पैफ। अब पैफ का अर्थ क्या होगा, दूर की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए होगा। तो वह घर, या अंग्रेजी में इसको कहेंगे दैट हाउस कहेंगे। अब अगला चिन्ह स्त्रीलिंग के लिए है, लेकिन क्या है, वो उसको दूर दिखाना है, दैट दिखाना है। तो अब दैट का जो यहाँ पर उच्चारण होगा वो पेफ की जगह क्या हो जाएगा, टेफ हो जाएगा। ये शब्द टी बनेगा और ये शब्द फ बनेगा, टेफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या अर्थ होगा, हेमेट टेफ, दैट वुमेन होगा, दैट वुमेन होगा। अब अगला उदाहरण में एक घर के स्थान पर कई घर हैं, लेकिन वो क्या है, फिर वहीं दूर है। तो दूर पर बहुवचन को क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे। लेकिन दोज के लिए इसका जो लिपि होगी उसको लिखेंगे, क्योंकि ये बनेगा पहला न, ये बनेगा फ, और ये न वास्तव में
आई या ई जुड़ा होता है, लेकिन क्योंकि इसमें प्रदर्शित नहीं है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? नेफनई बोलेंगे। तो नेफनई का मतलब होगा दोज, वे या वो। तो फिर इसका अर्थ क्या होगा? और ये शब्द क्या बनेगा? पेरवू बनेगा, पेरवू बनेगा। तो इसका उच्चारण जो होगा वो होगा पेरवू नेफनई होगा, और इसका अर्थ होगा दोज हाउसेस, दोज हाउसेस होगा। अब स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए भी वही सेम शब्द इस्तेमाल होगा। कौन सा होगा? नेफ नहीं होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि पुल्लिंग के लिए है, जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें भी वही नेफ नहीं था। तो वैसे ही स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए भी नेफ नहीं का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर इसका अर्थ क्या बनेगा? इसका अर्थ बनेगा हेम वूत नेफ नहीं बनेगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? कई स्त्रियां हैं लेकिन वो क्या है? दूर हैं। तो इसको लिखेंगे दोज वुमेन लिखेंगे, दोज वुमेन लिखेंगे इसको। अब जो अगला डिमॉन्स्ट्रेटिव चिन्ह बनता है उसको कहते हैं नोन, कहते हैं ज्ञात। और नोन में क्या करते हैं? हम दा लगा देते हैं। तो फिर इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर एक वचन है तो वहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा। इसके पहले आपने दिस, दीज और दैट और दोज के लिए देखा होगा कि ये चिन्ह कहाँ लगा था। ये सारे चिन्ह इसके विषय के बाद में लगे हुए थे, विषय के बाद में लगे हुए थे। लेकिन जब ध्यान दीजिएगा, जब दा चिन्ह का उपयोग आएगा तब क्या होगा कि इसका उपयोग, जो चिन्ह का उपयोग होगा या चिन्ह को जो लगाएंगे वो विषय से पहले लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पुल्लिंग, एक वचन है। तब यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा, एक आपको जो है यहाँ पर एक उड़ता हुआ एक बत्तख जैसा दिख रहा है, और एक ये शब्द है, ये तो आ ही है जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। तो वास्तव में इस चिन्ह को कहते हैं पा, कहते हैं पा। पी और ए से मिलकर, ये पा और आ से मिलकर बना है पा। और ये क्या हो गया? पैर हो गया पहले की तरफ से। तो इसको लिखेंगे पा पैर, और इसको क्या कहेंगे? द हाउस कहेंगे, इसको कहेंगे द हाउस। अब अगले चिन्ह में क्या दिखा रहा है? अगले चिन्ह में एक वचन स्त्रीलिंग दिखा रहा है। तो वहाँ पर क्या लगाएंगे? वहाँ पर आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ये टी या टा बनेगा और ये आ बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे? टा हेमेट कहेंगे, टा हेमेट कहेंगे। और टा हेमेट का मतलब होगा द वुमेन, वुमेन होगा, MAN, द वुमेन होगा। अब अगले चित्र में क्या है? बहुवचन पुल्लिंग है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? तो उसके पहले लगाएंगे ना, पिछले बार की तरफ ना, और ये क्या हो जाएगा? पिछले बार की तरह नहीं हो जाएगा। तो वास्तव में ये क्या होगा? इसको लिखेंगे ना, न, ई, और ये क्या होगा? पैरवू होगा, पैरवू, क्योंकि ये बहुवचन है। तो क्या इसका मतलब अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ सीधे सीधे हो जाएगा द हाउसेस हो जाएगा, क्योंकि एक वचन और बहुवचन पर दा पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसका अर्थ होगा द हाउसेस होगा। अगले चिन्ह में अब आप देख रहे हैं क्या है? स्त्रीलिंग है और क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन स्त्रीलिंग में क्या होगा? जैसे बहुवचन पुल्लिंग में था वैसे ही वही चिन्ह यहाँ पर भी लगेगा। आप चाहे तो पीछे बैक करके देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर भी क्या लगेगा? ना, न, ई लगेगा। और यहाँ पर क्या लगेगा? हेम
वूथ हो जाएगा, तो इसका अर्थ होगा द वुमेन होगा, द वुमेन होगा। अब अगला जो चिन्ह है, ये चिन्ह आप पहला ऊपर वाला तो देख चुके हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। इसका अर्थ होता है सूरज। लेकिन जो नीचे वाला जो एक अलग से चिन्ह है, ये एक कटोरी जैसा, वास्तव में क्या है? ये बास्केट है, एक डोलची है जिसके जो है साइड के दो किनारे नहीं लगे हुए हैं। तो ऐसे चिन्ह को बोलते हैं नेब बोलते हैं। एन और बी से मिलकर बनता है नेब। अब जो इस लिपि में नेब का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में सभी या अंग्रेजी में ऑल, एवरी या ईच शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ये नेब का उपयोग करते थे। तो अब ये नेब के साथ में क्या लगा हुआ है? रे लगा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा रे नेब बोला जाएगा। मैं लिख के दिखा दूं, इसको बोला जाएगा रे नेब, लिखेंगे रे नेब। अब रे के साथ में जब एक सिंगल स्ट्रोक आता है, तब उसको बोलते हैं दिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज तो दिन ही में निकलता है। तो इसका अर्थ हो गया दिन। और नेब का अर्थ क्या हो गया? सभी या एवरी। तो इसको सीधे सीधे कहेंगे एवरी डे कहेंगे, हर दिन कहेंगे इसको। अब अगले चिन्ह में फिर देखिए, ये शब्द नेब बना, जैसा कि पहले वाले उदाहरण में था, नेब बना। अब ये जो ऊपर चिन्ह है, ये एक बनेगा खा बनेगा और ये ट बनेगा, तो इसको बोलते हैं खेट। और खेट का अर्थ होता है थिंग। अंग्रेजी में कहते हैं थिंग, या हिंदी में कह सकते हैं वस्तु। तो इसका अर्थ हो गया एवरीथिंग या सभी वस्तुएं। तो खेट नेब, खेट का अर्थ है थिंग और नेब का अर्थ है एवरी, मतलब कि सभी। अब अगले चित्र में देखिए, तो फिर वही है खेट है, जैसा कि अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। ये बनेगा खेट बनेगा दोनों मिलकर। ये क्या बनेगा? अब क्योंकि खेट वास्तव में क्या है, आखिरी में टी या टा लगा हुआ, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो नेब के साथ में क्या लगेगा? नेब के साथ में भी टी लगेगा। तो इसको लिखेंगे, इसको तो खेट लिखेंगे और इसको लिखेंगे नेबट लिखेंगे। अब नेबट के साथ में देखिए क्या है। अब ये चिन्ह तो मैंने आपको बताया ही हुआ है, नेफर है, एन एफ आर, नेफर है। और नेफर अब क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए इसके आखिरी में भी नेफरेट लगा दिया गया है। अब पहले जैसे बता चुके हैं कि खेट का अर्थ होता है थिंग, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ऑल गुड थिंग्स, ऑल गुड थिंग्स। क्योंकि नेफर का मतलब गुड भी होता है और ब्यूटीफुल भी होता है। तो क्योंकि अब चीज़ों के साथ में ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं लगाएंगे, अच्छी चीज़ें ही, भाई बोलते भी हैं अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, तो यहाँ अच्छी चीज़ें हैं। तो इसका इसका जो अर्थ होगा, वो अर्थ होगा ऑल गुड थिंग्स होगा। अब अगर नेब के साथ में कोई एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, कि जैसे कि ये दिखाया हुआ है, तो इसका अर्थ एवरी मैन या सभी पुरुष नहीं होगा। इसका अर्थ होगा लॉर्ड होगा। लॉर्ड भगवान वाला लॉर्ड नहीं है, ये मालिक वाला लॉर्ड है। जैसे लैंड लॉर्ड, मकान मालिक को लैंड लॉर्ड कहते हैं। तो इसको केवल लिखेंगे नेब लिखेंगे, और इसका जो अर्थ होगा, वो अर्थ होगा लॉर्ड या मालिक होगा। अब इसी तरह से दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या है, पहले वाले में पुरुष का चिन्ह था, अब इसमें क्या है, स्त्री का चिन्ह है। अब क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो नेब का क्या हो जाएगा, आखिरी में उसके टी जोड़ देंगे।
तो वो बनेगा नेबट बनेगा। अब नेबट के साथ में क्या है, एक स्त्री को दिखाया गया है, तो उसको कहेंगे मालकिन कहेंगे या अंग्रेजी में मिस्ट्रेस कहेंगे। अब इस चिन्ह में देखिए तो फिर नेब के साथ में एक व्यक्ति को दिखाया गया है और व्यक्ति के साथ में, तो इस पूरे का अर्थ क्या होगा, लॉर्ड होगा। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर पेन लिखा हुआ है और पेन का अर्थ अभी मैंने बताया आपको होता है यह या दिस होता है, तो इसका अर्थ क्या होगा, दिस लॉर्ड होगा। और अब इसी तरह से अब क्या है, यहाँ पर नेबेट है और नेबेट का अर्थ होगा मिस्ट्रेस होगा या मालकिन होगा। नेबेट और नेबेट के साथ में क्या लगा हुआ है, टेन लगा हुआ है। तो फिर मैंने अभी बताया था कि टेन कहाँ लगाएंगे, स्त्रीलिंग के दिस या यह में लगाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा दिस मिस्ट्रेस हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का ये लेसन, ये पाठ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।